प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर, दीवान, नवाब या सौदागर? तो फैक्टर के नाम से जाना जाता था। दूसरा है, फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार या संधि पत्र? तो इसका है शाही आदेश। तीसरा प्रश्न है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? गेहूं चावल, काली मिर्च इलायची, ज्वार बाजरा या रेशम? तो इसका सही उत्तर है काली मिर्च एवं इलायची। अगला प्रश्न है चौथा, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्ट्री, प्रेसिडेंसी, कोर्ट या रेगुलेटरी? तो इसका सही है प्रेसिडेंसी। प्रश्न पांचवा है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? झांसी, सतारा, नागपुर या अवध? तो इसका सही उत्तर है अवध। अब हम देखें प्रश्न छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे खालिस्तान व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की। तो यहाँ पर इंग्लिश व्यापारिक कंपनी ने। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईसा में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अगला है, सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति खालिस्तान भी एक कारण था। तो वह था मीर जाफर। डी नंबर पर है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई। तो गोद प्रथा निषेध और हड़प नीति। ई नंबर पर है, ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान एक्ट के तहत की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई। अब देखेंगे हम प्रश्न सातवां, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो वास्को डी गामा जो था वह उसने समुद्री मार्ग का भारत तक पहुंचने में पता लगाया था। अगला है प्रश्न आठवां, इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती थी। प्रश्न 9वां है, बक्सर के युद्ध में क्या परिणाम हुए? तो बक्सर के युद्ध के परिणाम, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, भारत के सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसके नवाब वजीर व बंगाल नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारत जो है शक्तियों की प्रतिष्ठा का जो था वो पतन हो गया। प्रश्न 10वां, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी
अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिससे मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए। प्रश्न 11वां, यूरोप के बाज़ार में भारत की किन वस्तुओं की मांग थी? तो यूरोप के बाज़ार में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। प्रश्न 12वां, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? तो सहायक संधि की शर्त भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। देशी रियासत कंपनियों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकते थे। तीसरा, देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रियासत रखें तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंधन चलाएं। प्रश्न 3, वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? तो वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए। पहला, 1772 में वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न 14, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। प्रश्न 15, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। प्रश्न 16, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो इसके प्रमुख कारण थे, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। प्रश्न 17, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई? तो जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति में गवर्नर जनरल के भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए अधिकार पर जोर दिया। यह हस्तक्षेप न करने की पिछली नीतियों के विपरीत था। प्रश्न 18वां, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता, यानी पुत्र नहीं होता, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग पर हिस्सा उसका बन जाएगा। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।